याद होगा हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन की बात कर रहे थे पिछले क्लास में। ब्रैग्स इक्वेशन का यूज हम लोग कैसे किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बातें भी हमने की थी। अब बात इसमें हमारे पास लास्टली आता है डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। हेडिंग डालेंगे डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। 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 देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक बात गौर करना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं उसमें क्या था, तो एटम जो है वो लैटिस पॉइंट को के ऊपर जाता है और मतलब और कैटायन एनायंस में ही अगर लेके चलो तो एक लैटिस पॉइंट पे गया, कुछ वॉइड्स में जाते थे, है ना। तो कहता है कि जो एटम और आयन लैटिस पॉइंट पे है उससे अगर एटम और आयन अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर जाए, कहीं पे बना हुआ है क्रिस्टल सिस्टम बना, हर जगह एटम प्रेजेंट है, तो अगर एटम या आयन अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर जाए मतलब हट जाए, या एक्स्ट्रा एटम और आयन बाहर से आके वॉइड में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर ले, ठीक है, समझ आ रहा है। या तो एटम और आयन जो पोजीशन पे प्रेजेंट था उस पोजीशन से गायब हो जाए, या एक्स्ट्रा एटम और आयन आके इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड को ऑक्युपाई कर ले। इन दोनों केस में सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे और इसी डिफरेंसेस को एक्चुअल सॉलिड से जो डिफरेंस आएगा, जो उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? तो लिखोगे, इस बात को थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। व्हेन एटम और आयंस are missing from the lattice point, are missing from the lattice point or extra atom or ion occupies the interstitial site, occupies the interstitial site or void. Then it is said to be defect or imperfection. Defect or imperfection in crystalline solid. डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको डिफेक्ट या इम्परफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है बात? गड़बड़ी, डिफेक्ट का मतलब कौन सी है, गड़बड़ी। तो गड़बड़ी क्या हो सकता है, या तो एटम और आयन अपने जगह से भाग जाए, या बाहर से एक्स्ट्रा एटम और आयन कहीं से आ जाए। दोनों केस में जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा सॉलिड मिलेगा नहीं, उससे गड़बड़ हो गया। इसी गड़बड़ी को हम डिफेक्ट बोलते हैं और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये गड़बड़ी जो हमारा है ये दो तरह का होगा, मतलब डिफेक्ट जो हमारे होंगे वो दो तरह के होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया काइंड ऑफ डिफेक्ट। काइंड ऑफ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट जो हमारा है, ये इम्परफेक्शन या डिफेक्ट हमारे जो है ये दो तरह के होते हैं, टू काइंड। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन जो हमारा है वो दो तरह का होगा। पहला जो हमारा है ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट
स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा हमारे पास आएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हमारे जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट दो तरह के होंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट अपने दो तरह के हो गए, एक स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियन मतलब होता है कंपोजिशन, स्टोकियोमेट्रिक मतलब कोफिशिएंट रेशियो। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें सॉलिड के अंदर डिफेक्ट होने के बावजूद भी उनके कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा सेम रहे। जैसे सोचो, जैसे एक कंपाउंड मान लो NaCl ही है, तो इसमें रेशियो Na और Cl का क्या है, 1:1 है, अरे है ना। तो कहता है कि डिफेक्ट के बाद भी, डिफेक्ट के पहले भी 1:1 रह जाए, और उसके बाद जब डिफेक्ट उसमें हो गया तो डिफेक्ट होने के बाद भी उसके अंदर अगर स्टोकियोमेट्रिक रेशियो 1:1 ही रह जाए तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। लेकिन अगर डिफेक्ट होने के बाद यह रेशियो अगर चेंज हो जाए, अगर हम देख रहे हैं और ये जो रेशियो है ये रेशियो अगर चेंज हो जाए, समझ में आ रहा है बात, रेशियो अगर, तो अगर रेशियो चेंज हो जाए तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो दो बातें समझ में आ रही है। तो चलो पहला हेडिंग डाल देंगे अब हम, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट लिखेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, in this kind of defect, cationic and anionic रेशियो या कोफिशिएंट रेशियो कह सकते हो, cationic और anionic रेशियो, दैट इज कोफिशिएंट रेशियो remains same as the original crystalline solid। कोफिशिएंट रेशियो वैसा ही रहे जो ओरिजिनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। मतलब बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बिफोर और आफ्टर डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब एक लाइन में कह सकते हैं क्या कि बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट क्या हो, तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स क्या, रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड सेम रहे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ये कहने का मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये है कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारा है वो अब हमारा कितने तरह का होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। रेशियो पहले भी सेम और बाद में भी सेम, तो इसको हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
और ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो ये हमारे हैं स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, दूसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और तीसरा हमारे पास है इसका यह है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारे हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 3 तरह के होंगे, स्कॉटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे अब हम लोग स्कॉटी डिफेक्ट। देखो कहता है वैसा डिफेक्ट, देखो रेशियो सेम रहना चाहिए। जैसे मान लो Na और Cl है, Na और Cl है, रेशियो 1:1 है, मतलब जितना कटायन होगा उतना ही एनायन होगा। तो अगर कहता है कि कटायन और एनायन अगर सेम नंबर में मिस हो, if cations and anions are missing from the lattice point in equal number, जितना अगर मान लो 5 कटायन मिस हुआ और 5 एनायन मिस हो जाए, तो पहले 100 क्या हो गया 1:1। अब 5 को कटायन 5 को एनायन हट गया तो कितना हुआ 95। तो रेशियो 1:1 रहेगा, तो रेशियो पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये हमारा स्कॉटी डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो लिखोगे, इस बात को लिख लेंगे। those kind of stoichiometric defect in which both cation and anions are missing from the lattice point, in equal number, called stoichiometric defect, stoichiometric बोल रहे हैं, सॉरी, स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। इक्वल नंबर में मिस हो, जैसे सिंपल है, मान लो यहाँ कटायन है, एनायन है, कटायन, ये कटायन एनायन की बात हम कर रहे हैं। ये कटायन एनायन हमने अरेंज किया, A प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। तो ये जो हमारे कंपाउंड है, इसमें अगर हम देखेंगे, ये अगर गौर करो, ये हमने यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ये एक लैटिस स्ट्रक्चर बना जिसमें कटायन और एनायन जो हमारे हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज है। कटायन एंड एनायंस आर अरेंज अल्टरनेटिवली। ये अल्टरनेटिवली अगर अरेंज है, ये है कटायन और एनायन अल्टरनेटिवली अरेंज है। समझ में आ रही बात होगी? अब इसमें कटायन और एनायन अगर अल्टरनेटिवली अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट में अगर हम देखेंगे, इसको हटा देना आसानी समझने के लिए। चलो देखो, यहाँ ये अरेंज है पार्टिकल। अब थोड़ा समझो इसको। इसमें हमने कहा कि कटायन एनायन अगर है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट। अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा है, यहां से अगर हमारा ये कटायन मिस हो गया एक, तो कटायन मिस हुआ
तो यहाँ से क्या होगा, एक कटायन मिस हुआ तो यहाँ से क्या हो गया, एक एनायन। यहाँ से कौन मिस हो गया, एनायन मिस हुआ, तो यहाँ से हमारा कौन मिस हुआ, कटायन मिस हुआ। क्लियर है? तो कटायन और एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट इन इक्वल नंबर, यही मिस हुआ, कटायन एंड एनायन, anions are missing from the lattice point, missing from lattice point in equal number। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्कॉटी, शोइंग स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, ये स्कॉटी डिफेक्ट, ये स्कॉटी डिफेक्ट है। क्लियर है बात? तो अगर हमारे पास जो है ये पार्टिकल जो हमारा अरेंज हो रहा है लैटिस पॉइंट पे, तो उसके लैटिस पॉइंट पे अरेंज होने से जो हमारा अरेंज हुआ उसमें से एटम और आयन इक्वल नंबर में मिस कर जाए, तो मिस करने से जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे, वाला लाइन समझ में? अच्छा देखो, जब इक्वल नंबर में कटायन और एनायन मिस होगा, समझना, अगर इक्वल नंबर में कटायन और एनायन मिस होगा तो क्या होगा, तो चार्ज हमेशा उस समय भी न्यूट्रल ही रहेगा, जितना कटायन मिस होगा उतना ही एनायन मिस होगा, तो हमेशा वो न्यूट्रल रहेगा। और अगर वो न्यूट्रल होगा इसका मतलब है कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा क्या होगा, डिफेक्ट के बाद भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो स्कॉटी डिफेक्ट, ये स्कॉटी डिफेक्ट, डिफेक्ट शोइंग क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली always electrically neutral, ये हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है? अगली बात, एक बात और गौर करो, ये जो हमारे डिफेक्ट इस क्रिस्टल्स की बात कर लें, थोड़ा समझना, ये जो क्रिस्टल है, ये डिफेक्ट जो हमारा है, ये ऑब्जर्व बेसिकली कहाँ होगा, तो हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन करने वाले कंपाउंड में ऑब्जर्व होगा। और इससे अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये भी डिस्कस करते हैं, फिर उस पे आते हैं। एक बात समझो, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में जो पार्टिकल मिस हुआ, तो जो पार्टिकल मिस हो गया मतलब उसके कारण से क्या होगा, देखो इसका शेप तो वैसे ही रह गया, वॉल्यूम सेम रह गया, लेकिन जब पार्टिकल मिस होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मास बाई डेंसिटी, मास कम हो जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो स्कॉटी डिफेक्ट शो करने वाले क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो एक्चुअल सॉलिड के डेंसिटी से कम होगी। ये बात समझ में आया? क्यों? पार्टिकल मिस हो गया, तो पार्टिकल मिस हो गया मतलब मास कम हो गया, मास कम हो गया मतलब क्या होगा, डेंसिटी घट गया। तो एक बात ये भी लिख सकते हैं कि स्कॉटी डिफेक्ट showing crystals having less density from expected, from actual solid, एक्चुअल सॉलिड के डेंसिटी के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और यहां पे तो स्वाभाविक है, देखो अगर ये मिस नहीं होता, थोड़ा समझ लेना हुआ, अगर ये मिस नहीं होता तो स्वाभाविक है क्या होता, हर जगह पार्टिकल होते, तो उसकी डेंसिटी एज यूजुअल आती। तो इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे इसकी हो गई है थ्योरेटिकल डेंसिटी, या इसको बोलते हैं एक्सरेज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सरेज डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो एक्सरेज डेंसिटी जो हमारा होगा
इसको हम डी थ्योरेटिकल लिखेंगे, डी थ्योरेटिकल। क्लियर है? यह है। जबकि पार्टिकल अगर मिस हुआ तो गायब हो गया, तो गायब हो गया तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, लेकिन वहां पे पार्टिकल कम है, तो पार्टिकल कम है तो मास कम हुआ, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम हो गया। तो एक्चुअल में डेंसिटी कुछ ना कुछ अलग आएगा। तो जो एक्चुअल डेंसिटी होगा उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। जो डिफेक्ट के बाद एक्चुअली हम जब एक्सपेरिमेंट से पता कर रहे हैं तो वो आया क्या? एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, या इसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। और ये हमारा जो होगा ये बराबर होगा पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी। तो ये हमारा डेंसिटी, इसको हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी या पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सोचो, इस बात को गौर करो, पहले देखोगे फिर उसके बाद उतार लोगे, गौर करो। तो अब एक्चुअल में जो डेंसिटी है वो एक्स-रे डेंसिटी है टोटल, और उसमें से जो डेंसिटी हमारे पास आया वो आया कौन सी? पिक्नोमेट्रिक आया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शनल स्पेस जो है अनऑक्युपाइड साइट कितना होगा? तो अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रैक्शनल, या सीधा पहले ये समझो, अनऑक्युपाइड साइट, अनऑक्युपाइड साइट, साइट प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो अनऑक्युपाइड साइट जो होगा वो कौन होगा? तो ये अनऑक्युपाइड साइट जो हमारे पास होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा हमारा किसके? तो ये बराबर होगा एक्चुअल डेंसिटी होगा कौन सा? एक्स-रे डेंसिटी, एक्स-रे डेंसिटी, और माइनस क्या हो जाएगा? पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी के बराबर होगा। ये समझना है? इतने ना अनऑक्युपाइड साइट होगा, मतलब सीधा कहो कि डी थ्योरेटिकल और माइनस डी एक्सपेरिमेंटल। यही हो गया, समझ आ? अगर तुमसे कहा जाए फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल अनऑक्युपाइड साइट, अनऑक्युपाइड साइट, साइट इन यूनिट सेल, ये कितना हो जाएगा? तो सीधा क्या हो जाएगा? तो डी थ्योरेटिकल माइनस डी एक्सपेरिमेंटल अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन टोटल कितना होगा? डी थ्योरेटिकल एक्स-रे डेंसिटी। अरे गिवन जो डिफरेंस आया भाई टोटल है ना, फ्रैक्शनल आएगा। और तुमसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, साइट इन यूनिट सेल, ये हमारा किसके बराबर होगा? ये डी थ्योरेटिकल माइनस डी एक्सपेरिमेंटल अपन क्या हो जाएगा? डी थ्योरेटिकल इनटू क्या हो जाएगा? 100। ये बात सबको समझ में आया? अरे क्लियर है ना सबको? तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि जो अनऑक्युपाइड साइट होगा वो अनऑक्युपाइड साइट कितना होगा, मतलब स्कॉटी डिफेक्ट शो करने के बाद, स्कॉटी डिफेक्ट शो करने के बाद किसी सॉलिड के अंदर कितना अनऑक्युपाइड साइट प्रेजेंट होगा, तो वो हम लोग यहां से डिटरमाइन करेंगे। ये बात सबको समझ में है? चलो तो पहले इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। अपने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 21 में जाओगे, 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, पेज नंबर 25। बार बार हम बोले हैं कि स्टडी मटेरियल लेके आया करो क्लास में। क्लास में आते हो तो रोज स्टडी मटेरियल इकाई के लिए दिया गया है, फिर घर में रखने के लिए, तो इसी कारण से बंद कर रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं ना। इस कारण से इस बार बंद क्लोज करवाते हैं, बोल रहे हैं कि काम का चीज नहीं है, तुम लोग के लिए नहीं होता है कि जरूरत कुत्ता को घी नहीं पचता है, वही वाला हाल है तुम लोग का। अरे एक बुकलेट पे लगभग हमारे पास 110-115 रुपया एक बुकलेट पे खर्च हो रहा है मेरा। एक बुकलेट को छपवाने में लगभग 110 से 115 रुपया खर्च है, तो हम बेवकूफ थोड़े हैं? क्या कौन सी करोगे, क्या करोगे तुम लोग?
तो थोड़े ना पैसा, इसका कमिटमेंट हम थोड़े ना तुमसे किए हैं कि हाँ हम तुमको देंगे ही। मार्केट में कौन टीचर देता है? कोई नहीं देता है। समझ में आ रही बात? तो नहीं देता है, तो अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं तो इसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं कि पढ़ो। नहीं पढ़ोगे, नहीं काम करोगे तो क्यों देंगे फालतू का पैसा? हमको काट नहीं ना रहा है। केवल स्टडी मटेरियल पे 10 से 12 लाख का खर्च हमारा हो रहा है केवल स्टडी मटेरियल पे। थ्रू आउट अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो हमारे पास लगभग 12 लाख वो कहां से आएगा? जाते हो काउंटर में भी जाओगे, कई वो जाके कहता है कि हमारा नहीं मिला है, तो वो समझ में आता है नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है वो नहीं समझ में आता है। क्यों उस पर नहीं पढ़ेंगे वो नहीं समझ में आता है। तुम लोगों को दिया जाता है तो इसको पढ़ने का प्रयास करो। जो लोग को भी नहीं मिला है वो लोग जाके ले लेंगे। जिनको भी स्टडी में हम बोल दिए हैं, जो लोग जितने भी जो भी हैं जिनको नहीं मिला है वो सब लोग जाके अपना आई कार्ड लेके जाएंगे और वहां से काउंटर से अपना स्टडी मटेरियल ले लेंगे जिनको नहीं मिला है। और दिया जाता है तो उसको पढ़ो। ये जितना इस पे काम किया गया है इस मटेरियल पे, अगर तुम उठा के जो ऑनेस्टली पढ़ने वाला होगा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कितना काम किया गया है। तीन अभी भी 3 बज जाता है प्रूफ रीडिंग करते करते। देखते रहोगे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को वहां पे ऐड करना इतना कहीं का किसी दूसरे का कंटेंट नहीं, पूरा कंटेंट अपना लिखा हुआ है। एक एक कंटेंट को लिख के ऑपरेटर टाइप करता है, उसका प्रूफ रीडिंग किया जाता है, क्वेश्चन को दिया जाता है। पूरा जितने क्वेश्चन जितने कलेक्ट करके क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तुम्हारा एक किताब खरीदने जाते हो कि इस पे खर्च क्या है तुम समझ सकते हो। किताब खरीदने जाओ ना तुमको समझ में आएगा 1700-1800 रुपया ये वो सब्जेक्ट का किताब में तुमको खर्च होगा। वही किताब खरीदने जाओगे तो खरीद आराम से खरीद लोगे कि नहीं? अब कहिए उसको छुओगे नहीं। एक चैप्टर पे कितना मेहनत है तुम समझ सकते हो कि हर क्वेश्चन नए हैं, हर पॉइंट पे हम लोग मेडिकल का इंजीनियरिंग का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, बोर्ड का क्वेश्चन पुट किए हैं कि बोर्ड के लेवल पे भी तुम काम कर सको। हर वो चीज दिया है तो उसके पढ़वे नहीं करोगे तो क्या फायदा है? स्टडी मटेरियल दिया जाता है तो क्लास में लेके आया करो, नहीं लेके आओगे तो उसका क्या फायदा है? फिर क्या रखो? और कभी भी क्वेश्चन होंगे अभी दिया जाता है बोला जाता है तो उसको घर पे बनाओ और उस पर काम करो। देखो एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी दिया है। पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी मतलब एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। कितना दे रहा है एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी? तो ये दे रहा है 2.165 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है एंड एक्सरेज डेंसिटी, इसका एक्सरेज डेंसिटी दिया है मतलब थ्योरेटिकल डेंसिटी हमको दिया हुआ है कितना? 2.178 इंटू 10⁻³ ये हमारा क्या हो गया kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट इन सोडियम क्लोराइड। फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट है ना बाजी? तो फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, यहां से अनऑक्युपाइड साइट अगर निकालेंगे तो अनऑक्युपाइड साइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये थ्योरेटिकल डेंसिटी माइनस हमारा क्या हो गया ये एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी और बाई क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। ये जो हमारे पास हो गया ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट हो गया। ये थ्योरेटिकल डेंसिटी हो गया 178। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यू आएगा सो आ जाएगा। समझ में आएगा आप सबको? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन था कि द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्रिस्टल इज, पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्रिस्टल इज 2.165 into 10⁻³ kg per meter cube and
वाइल इट्स एक्सरेज डेंसिटी इज इतना, एक्सरेज डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, हम लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तो यहां से द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड इज, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा कि नहीं सबसे, तो उतार लो इसको। एक्चुअली हम अपने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 25 है, और मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये हाँ 2003 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको दिमाग में रखेंगे। हो गया। अब सुनोगे, एक बात और याद रखोगे, यहाँ पे स्कॉटी डिफेक्ट बेसिकली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन करने वाले कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। तो एक पॉइंट और मेंशन कर लेंगे, स्कॉटी डिफेक्ट mainly observed in Scotty defect mainly observes in high coordination number 6 or 8, high coordination number containing ionic compound, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन करने वाले कंपाउंड में मेनली ऑब्जर्व होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 वाले में ऑब्जर्व होता है। मतलब एग्जांपल के लिए 6 और 8 में कौन हो गया, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, CSCl हो गया, CSBr हो गया, ये सारे कंपाउंड देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl KCl 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो 6 और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में मेनली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एक ये हमारे पास हो गए स्कॉटी डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट हमारा हो गया स्कॉटी डिफेक्ट, ये बात सबको समझ में है, क्लियर है बात। चलो दूसरा डिफेक्ट हमारे पास आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में अगर तुम बात करोगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, तो इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, इस डिफेक्ट को अगर देखो तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे जो है एक्स्ट्रा, नाम ही बता रहा है इंटरस्टिशियल, मतलब इंटरस्टिशियल साइट में बाहर से एटम और आयन आके ऑक्युपाई कर लेगा। तो दोज काइंड ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट in which extra atom or ions occupies interstitial site or voids, interstitial sites or voids, ये बेसिकली किसी में भी ऑब्जर्व होगा, ये डिफेक्ट किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड में ऑब्जर्व हो सकता है। ऑब्जर्व्स इन ऑल काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हर तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये ऑब्जर्व होगा, ऑल काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें बेसिकली जो हमारा है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इंटरस्टिशियल कैटायन और एनायन अरेंज है, तो ये हमारा लैटिस पॉइंट जो हमारा है, जहां पे एटम और आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
तो ये एटम और आयन अगर हमारे अरेंज है, इसमें अगर हम सोचेंगे तो देखो इसमें ये एटम और आयन, तो ये लैटिस पॉइंट तो है ही, लैटिस पॉइंट पे तो एटम जो हमारे हैं वो प्रेजेंट है ही। इसके साथ साथ एटम जो है, एक्स्ट्रा एटम और आयन कहाँ आ जाए, इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड को ऑक्युपाई कर ले। एटम और आयन ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हमारा जो फिगर हो गया, ये शोइंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शोइंग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सॉल्व करने का ये कहानी हो गया। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी एकदम सीधा कटायन, एक एनायन एक्स्ट्रा आके ऑक्युपाई कर लिया, 4 कटायन 4 एनायन एक्स्ट्रा आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लिया। कोएफिशिएंट रेशियो यहां भी चेंज नहीं होगा, लेकिन डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्यों, वॉल्यूम तो सेम रह गया, लेकिन एक्स्ट्रा एटम और आयन आ गया। एक्स्ट्रा एटम और आयन आ गया मतलब मास उसका बढ़ गया, और अगर मास बढ़ गया इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शोइंग crystal having high density from expected, जो भी हम एक्सपेक्ट या फ्रॉम ओरिजिनल कह सकते हैं, फ्रॉम ओरिजिनल सॉलिड के कंपैरिजन में इसका जो डेंसिटी होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात सबको क्लियर है, कर लेंगे, हो गया। चलो, तो ये दो बातें हम समझ पा रहे हैं, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इसके बाद आएगा हमारे पास, लेकिन इसके पहले जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है इसमें कुछ खास नहीं है, सब तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में ऑब्जर्व हो सकता है। इसमें एक्स्ट्रा एटम और आयन आने के कारण से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये तो बात समझ में आ गया। तीसरा डिफेक्ट हमारे पास आता है, थर्ड लिखेंगे। तीसरा डिफेक्ट हमारा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तीसरा डिफेक्ट जो हमारे पास आया वो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है ये समझो। वैसा डिफेक्ट, सिंपल इसको ऐसे कर सकते हो कि फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअल में स्कॉटी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है, मतलब दोनों का हाइब्रिड है। कैसे, सोचो। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हुआ था, कटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से मिस हुए थे। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ था, एक्स्ट्रा एटम और आयन आकर ऑक्युपाई किया था। यहां कहता है कि जो एटम और आयन मिस हुआ वही एटम और आयन आके इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। ये बात समझ में है। पहले केस में क्या हुआ, एटम और आयन भाग गया, दूसरे में क्या हुआ, बाहर से आ गया। इसमें कहता है जो भागा वही इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर ले। समझ में आई बात। चलो तो इस बात को लिख लेंगे। फ्रैंकल
Frankel defect is a hybrid of Scotty defect and interstitial defect. That is, atom or ion missing from the lattice point, occupies interstitial site or void. मतलब जो कटायन और एनायन, जैसे हमने कटायन है, एनायन है, कटायन है, एनायन है, एनायन, कटायन, एनायन, ये जो अरेंजमेंट है कटायन और एनायन का, इसमें कहता है कि हमारे कटायन और एनायन जो है वो अपने लैटिस पॉइंट से मिस कर गए। एटम और आयन जो हमारे हैं ये लैटिस पॉइंट से मिस कर गए, और मिस करने के बाद कोई बात नहीं, मरेगा नहीं, ये मिस करने के बाद जो हमारे एटम और आयन रहे वो एक्स्ट्रा, मतलब सिंपल सोचो क्या हुआ, सो देखो यहां से क्या, मान लो यहां से कटायन मिस हुआ और यहां से एनायन मिस हुआ, मान लो, तो यहाँ का ये हमारा कटायन, ये जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ का हमारा कटायन मिस हो गया और यहाँ का हमारा एनायन मिस हो गया, ठीक है। तो ये जो कटायन मिस हुआ यहाँ वाला, ये उठ के कहाँ चला गया, चलो कोई एक जगह पे यहाँ जाके पाई कर लिया, यहाँ वाला जो एनायन मिस हुआ ये उठ के यहाँ चला गया, बात समझ में आ रहा है। तो जो लैटिस पॉइंट से मिस हुआ वही जाके वॉइड को ऑक्युपाई किया, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब ये जो हो गया फिगर शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने वाला काम हो गया, ठीक है। अब देखो, तो इसमें अगर तुम बात करके चलो तो इसमें क्या हुआ सो देखो, अच्छा तो इसके डेंसिटी पे कोई असर पड़ेगा, क्यों, पार्टिकल उतने रह गया, मास सेम रह गया, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी सेम रह जाएगा। मतलब डेंसिटी ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, सब शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट शोइंग क्रिस्टल इज सेम एज ओरिजिनल सॉलिड के कंपैरिजन में ये सेम रहने वाला है। और ये जनरली ऑब्जर्व होता है, जनरली ऑब्जर्व्ड इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 वाले में, कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कंपाउंड्स, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कंपाउंड में ऑब्जर्व होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारा कौन हो गया, जैसे हमारा हो गया इसमें NaCl हमारा हो गया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड कौन था, जिंक सल्फाइड, ZnS टाइप जो हमारा था, ZnS टाइप पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो ZnS टाइप हमारा क्या हो गया, वो हमारा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, और उसी से मिलता जुलता कंपाउंड में अगर जाओगे तो जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, ये सारे के सारे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाते हैं। ये हो गया जिंक, ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, AgBr, AgI, ये सिल्वर आयोडाइड ETC, ये सारे हमारे जो हो गए, ये सारे फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखोगे, इसमें बात यहाँ पे तुमको जब आइए तो ये दिमाग में रखोगे, AgBr ये एक्सेप्शनल है, जो इसमें भी दिखता है और तुम्हारे पास जो है ये स्कॉटी डिफेक्ट में भी दिखता है,
तो हमने यहाँ पे इसी कारण वहां अभी नहीं बताया था, जैसे हम लोग मेंशन किए हैं उसमें तुमको मेंशन करें। एक एग्जाम्पल और हमारा है AGBR, जो AGBR किसका एग्जाम्पल है? दोनों में ऑब्जर्व होता है। किसमें? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसा कौन सा सॉलिड है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट दोनों ऑब्जर्व होता है, तो वह है हमारा AGBR। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड स्कॉटी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो किसमें एग्जांपल में लिख लोगे? स्कॉटी डिफेक्ट का एग्जांपल एक और KCl NaCl CHCl CHBr और AGBr, एक AGBr भी ऐड कर लेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है बात सबको? चलो तो यहां से चलो तो पहले इसी को उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिकली दो डिफेक्ट की बात कर रहे थे, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात थी, तो वो हमारा क्लियर हो गया। क्यों हंसी लगता है तुम लोग को? अब इसके बाद अगला डिफेक्ट हमारे पास कौन आता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।